स्वागत है कोर्ट ज्ञान में। और अगर आप एडवोकेट हैं या लीगल एडवाइज़र हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ रिलेटेड आप नॉलेज रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत उपयोगी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कोर्ट में डेली बेसिस पर सबसे ज़्यादा कौन से केस आते हैं और ये मेनली किस आर्टिकल के अंदर होते हैं। ये टॉपिक जुडिशरी के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखा जाए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं। हम आर्टिकल 21 पूरा कंप्लीट नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंस हम बताने जा रहे हैं आर्टिकल 21 का कोर्ट में कितना उपयोगी होता है। यानी कि देखा जाए सबसे ज़्यादा लोड क्या है, यानी कि आर्टिकल 21 पर ही होता है। यानी कि मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे 50% लगभग केस जो होते हैं कोर्ट में इसी के बेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। अभी हम यहाँ पे एनालिसिस करके बताते हैं। जैसे देखा जाए इससे लिंक कौन कौन से यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल केस को मर्डर हो गया, थिफ्ट हो गया, असॉल्ट हो गया, बेल हो गया, कस्टडी हो गया, ये सब आर्टिकल 21 से लिंक कर सकते हैं, यानी कि राइट टू लाइफ से। उसके बाद पुलिस प्रोसीजर हो गया, इलीगल डिटेंस हो गया, स्पीडी ट्रायल हो गया, प्रिजनर राइट हो गया, ये भी इसी से हम लिंक कर सकते हैं। उसी तरह मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया और डाइवोर्स हो गया, ये भी हम इसमें लिंक कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इशू हो गया, यानी कि पॉल्यूशन हो गया, नॉइज हो गया, हेल्थ हो गया, वाटर से रिलेटेड पॉल्यूशन हो गया, ये सब हम किस में लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल 21 में लिंक कर सकते। अब इसका उपयोगिता देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट कॉमन डे केस जो होता है टाइप इन इंडियन कोर्ट में, ये हमने यहाँ पे पाई चार्ट बना के रखा है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए लिखा हुआ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में 45% केस आते हैं। 30% जो होता है इसके बाद आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट का रिट से रिलेटेड है। उसके बाद 10% केस देखा जाए आर्टिकल 32 यानी सुप्रीम कोर्ट के राइट से। और अदर जो अदर में आ जाएगा इसमें सिविल और अदर आर्टिकल 14 और 21 आर्टिकल से रिलेटेड 15% केसेस आते हैं। तो इसको और थोड़ा सा समझने के लिए, विजिबिलिटी के लिए हम यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्या होता है, 45% डेली केसेस आते हैं। और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में 30% केसेस आते हैं। सिविल एंड अदर डिस्प्यूट में इनडायरेक्टली लिंक विथ 14 और 21 आर्टिकल से 15% आ जाएगा। आर्टिकल 32 में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का रेट दिया है, हम लोग कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं या आप जानते होंगे 10% इसमें केस आते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे एक चार्ट के बाद कोर्ट वाइज जो डेली केसेस डिस्प्यूट आते हैं यहाँ पे देखा जाए दिया हुआ है। यानी कि कोर्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21 से रिलेटेड कितने आते हैं, ठीक है, और कोर्ट वाइज यहाँ पे। और देखा जाए ये बेसिकली क्या है, आर्टिकल 21 है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल में देखा जाए 30% केस आते हैं। उसी तरह से देखा जाए आर्टिकल 21 में हाई कोर्ट में आपका 40% आता है, यहाँ पे देख सकते हैं 40% तक आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो आता है आर्टिकल 21 ये देखा जाए आपका 50% आता है केसेस। उसी तरह से देखा जाए आर्टिकल 226 आप जानते हैं ये हाई कोर्ट के रेट से रिलेटेड है। तो ये देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में कम ही रहेगा, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे रहेगा 40% यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला नहीं होता है। आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट में है तो आर्टिकल 32 आप देखा जाए यहीं पे रहेगा, 40% केस रहता है, यहाँ पे एकदम कम ही रहता है और यहाँ पे एकदम नहीं रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। मतलब सिविल एंड अदर मैटर में देखा जाए ये आप ये वाला पोर्शन आप देखा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये ले वाइड आपका ब्रेकडाउन होता है, लोअर से हायर बढ़ते जाते हैं। ऐसे पहले इसमें आना पड़ेगा, फिर आ जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये केस आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पूरा केस यहाँ पे 50% यही आता है। तो हमने ये पूरा कोर्ट वाइज आपको डेटा बताया कि किस तरह से यहाँ पे आर्टिकल 21 का इम्पॉर्टेंस है। इसी तरह से यानी कि मतलब अगर देखा जाए तो हर दिन का आधे से ज़्यादा केस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्टिकल 21 से ही लिंक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब डेली बेसिस पर अराइव होता है केस। अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में जैसे इसी को हमने लिख दिया आर्टिकल 32 40% केस आते हैं। आर्टिकल 21 से देखा जाए 30% हो गया। सिविल एंड अदर देखा जाए इसमें
226 से 30% होगा। हाई कोर्ट में 226 का ज़्यादा आएगा। आर्टिकल 21 का भी उतना ही है, यानी कि सिविल अदर मैटर 15% है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा आर्टिकल 21 क्रिमिनल एंड फैमिली यानी कि प्रॉपर्टी बेस्ड केस जो आएगा आपका 15%, और सिविल प्रॉपर्टी फैमिली जो आएगा 50%। आर्टिकल 32 और 226 इसमें ऑलमोस्ट नील ही होता है, क्योंकि ये इसको हम जानते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट हम जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सिविल यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब देखा जाए मतलब मेनली क्या है, सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल इम्पॉर्टेंट केस आते हैं। हाई कोर्ट में देखा जाए रिट और फंडामेंटल राइट एंड सर्विस मैटर के केस ज़्यादा आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल सिविल डिस्प्यूट मेनली लोडेड रहता है, यही ज़्यादा केस आते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे सेगमेंट वाइज अगर देखा जाए आर्टिकल 226 में देखा जाए हाई कोर्ट और रिट जुरिस्डिक्शन है। इसमें देखा जाए कौन से मेनली आते हैं, PIL आता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ जाता है, और दूसरा सर्विस मैटर जैसे गवर्नमेंट जॉब का आता है, ट्रांसफ़र का आता है, प्रमोशन का केस आता है, उससे फंडामेंटल राइट वायलेशन के भी केस आता है। हाई कोर्ट मेनली डेली जो रिट पिटीशन काफ़ी कॉमन है, इसमें मेनली रिट पिटीशन ही ज़्यादा हाई कोर्ट में आता है केसेस का, यानी कि मतलब हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा उसे होने वाले आर्टिकल है, इसी में सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद देखा जाए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट यानी कि जुरिस्डिक्शन, अगर देखा जाए डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हम डायरेक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, यानी कि PIL यानी कि नेशनल इम्पॉर्टेंस यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आता है, और पर हाई कोर्ट के कंपेयर में कम ही आता है इसमें। अब देखा जाए सिविल मैटर का आ जाते हैं, सिविल मैटर पे केस। सिविल मैटर नॉट डायरेक्टली आर्टिकल बेस होता है, बट अंडर द CPC के अंदर हम लोग जाएंगे। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी कॉन्ट्रैक्ट केस, फैमिली लॉ, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सब हम आते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब आर्टिकल 14 या इक्वलिटी या 21 से टच करते हैं ये सब केस। आप मतलब इसको भी कह सकते हैं आर्टिकल 21 उसमें कुछ इंक्लूड ही किया है, ठीक है। यानी कि अब आते हैं समरी बेस यानी कि मोस्ट कॉमन डेली केस जो होता है क्रिमिनल एंड सिविल डिस्प्यूट होता है। लिंक क्या होता है आर्टिकल 21 का, ये मतलब है, ठीक है। अब अगर हाई कोर्ट में देखा जाए तो आर्टिकल 226 यानी कि राइट मतलब रिट से रिलेटेड होता है, सबसे ज़्यादा आता है। सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंस क्या होता है, आर्टिकल 32 का सारे केस और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर पसंद करते हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू। हाँ रुकिए, अभी थैंक यू नहीं, 1 मिनट। आपका जैसे कुछ हम आर्टिकल 21 से रिलेटेड यहाँ पे नॉलेज चेक करना चाहते हैं, इसके लिए हम 5 to 7 क्या रखा गया है, MCQ रखा गया है, अभी उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 वाज फर्स्ट सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन इन विच लैंडमार्क केस। ऐसा अब देखा जाए यानी कि आर्टिकल 21 के सब स्कोप सबसे पहले किस लैंडमार्क केस में एक्सपेंड हुआ था, ये एक क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो सबसे पहले देखा जाए स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 फर्स्ट सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन इन विच लैंडमार्क केस, तो ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और 1978 का केस है, और इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन था, और ये लैंडमार्क अर्लियर इससे पहले जो केस था AK गोपालन का केस था 1950 का। आर्टिकल 21 वाज गिवन नैरो इंटरप्रिटेशन था, जिसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एनी मींट बाय एनी पास्ड बाय एनी लेजर एम मतलब अनफेयर वाला बात कहा गया है। बट यहाँ पे देखा जाए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होता है, ये मेनका गांधी के केस में कहा गया, तो आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। अब दूसरा आते हैं यहाँ पे अंडर आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं। तो अंडर आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन को
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट बनाया गया, ये कौन से मतलब अमेंडमेंट है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बहुत फेमस है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 का, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड कहाँ पे? आर्टिकल देखा जाए 21A में रखा गया, द स्टेट शैल प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, यानी कि राइट टू लाइफ से इसे क्या करा गया? इंटरकनेक्ट किया गया। तो आर्टिकल 21 में इसीलिए रखा गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन इंक्लूड अंडर द फ्रेज, यानी कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी इन आर्टिकल 21। अब ये पूछा जा रहा है किस में था? तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए ये थर्ड क्वेश्चन जो है, ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यानी कि बोल रहा है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी बाय आर्टिकल 21 के अंदर आता है। यानी कि पैसिव इंथुनेसिया की बात आप देखते हैं डेली पेपर में चलता रहता है, उसकी बात यहाँ पे करते हैं, पैसिव इंथुनेसिया की बात, तो उसी के रिलेटेड है। तो पैसिव इंथुनेसिया की बात कौन करता है, किस मतलब राइट के अंदर आता है? तो आपको यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा, यानी कि राइट टू प्राइवेसी आ जाएगा। राइट टू प्राइवेसी यानी कि कह सकते हैं जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो इंक्लूड द क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड शेल्टर लाइवलीहुड विद इन द डिग्निटी, यानी मेकिंग दिस आर्टिकल वेरी ब्रॉड, इसमें बहुत ज़्यादा बनाया गया। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 21 आता है, राइट टू प्राइवेसी। आगे जाते हैं, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इन विच केस, अभी हमने केस की बात किया तो वही हो जाएगा, यानी कि इसमें जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, इसी में ये बोला गया है। ठीक है, तो और भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे आते हैं स्पीडी ट्रायल की बात, वाज डिक्लेयर एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 इन विच केस, स्पीडी ट्रायल की बात। स्पीडी ट्रायल आप जानते हैं, तो ये केस था कौन सा? सबसे बहुत फेमस केस है, यानी कि हुसैन नारा खातून और वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये इसमें स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड है, यानी कि इस केस में क्या है, 1000 ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर जो वहाँ पे जेल में थे फॉर ईयर, तो सुप्रीम कोर्ट राइट टू स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 मेकिंग डिले इन जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, इस मतलब इस केस में बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट टू शेल्टर एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अब राइट टू शेल्टर किस में? यानी कि 1995 में, यानी कि एक कौन का केस था? चेमिल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1995। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट बिकॉज शेल्टर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, भी एक शेल्टर है। तो यहाँ पे राइट टू शेल्टर की बात कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यानी कि पैसिव यूथनेसिया इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अभी हमने ऊपर इसकी बात किया था, तो यही आ जाएगा। तो सी इसमें कॉमन कॉजेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, यानी कि इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज पैसिव यूथनेसिया अलाउ लिविंग विल, यानी होल्डिंग दैट राइट टू डाई विथ डिग्निटी इन नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब इसमें देखा जाए आगे की टेक क्या है, आर्टिकल 21 इज कह सकते हैं हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, हार्ट ऑफ द फंडामेंटल बिकॉज इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड क्या, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ये सब इंक्लूड है। यानी कि कह सकते हैं पूरा हम कह सकते हैं ये इंक्लूडेड है, और बड़ा इसमें लिस्ट है। ठीक है, अब देखा जाए नेक्स्ट यहाँ पे इसमें हम कुछ लैंडमार्क केस दिए हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करने वाले, आप बताइएगा किस केस को डिस्कस किया जाएगा आगे, वो मैसेज करके या कमेंट करके
का। तो इसमें देखा जाए थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे बता सकते हैं। सबसे पहला केस आया यानी कि A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का। इसमें प्रिंसिपल क्या था, नैरो इंटरप्रिटेशन था ऑफ आर्टिकल 21। बस हम इतना बता रहे हैं। यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर इवन इफ अनजस्ट फंडामेंटल राइट ट्रीटेड इज आइसोलेशन। अब यहाँ पे मेनका गांधी का केस आया दूसरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का। तो इसमें प्रिंसिपल क्या था, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। मतलब इसमें क्या एक्सपेंड किया गया आर्टिकल 21 का जो स्कोप है, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नॉट आर्बिट्रेरी। इसमें यानी कि कह सकते हैं, इसे हम लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, ठीक, आर्टिकल 21। यानी कि ये कह सकते हैं, ये बेसिकली इसे बोला जाता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है इन कॉन्स्टिट्यूशन। गोल्डन ट्रायंगल, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोल्डन ट्रायंगल इन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन सा केस है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है 1978 का। उसके नेक्स्ट आता है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। अब इसमें क्या था, यानी कि प्रिंसिपल इसका था रिकॉग्नाइज राइट टू स्पीडी ट्रायल एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। यानी कि इस केस में हाईलाइट किया गया था कि मतलब स्पीडी ट्रायल भी एक तरह से राइट टू लाइफ और डिग्निटी एक तरह से है। अब देखा जाए उसके बाद यहाँ पे फ्रांसिस कॉर्ली मुलिम और वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ दिल्ली है 1981। यानी कि इस केस में क्या है, प्रिंसिपल आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी इंक्लूड मिनिमम इसेंशियल लाइक न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये सब शेल्टर वाली की बात यहाँ पे कहा गया। यानी कि ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1985 में आया। तो इसमें प्रिंसिपल हम केवल बता रहे हैं, पूरा कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। थोड़ा एग्ज़ाम के लिए MCQ के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप रिटर्न में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये कंप्लीट डिस्कशन की आपका होना चाहिए। तो इसमें देखा ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या था। तो इस केस का प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि राइट टू लाइवलीहुड की बात कहा गया, लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21। यानी कि प्रिवेंट, यानी कि ड्वेलर कैन नॉट बी इवेकेटेड विदाउट अल्टरनेटिव शेल्टर, ठीक है। यानी कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 ऑनवर्ड था। तो इस केस में प्रिंसिपल का क्या था, एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 इंक्लूड राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, वाटर, एयर, ये सब क्लीन। यानी कि कह सकते हैं बर्थ ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटल यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि इस केस से ही कह सकते हैं बर्थ हुआ इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, यहीं से स्टार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री में इस केस पे, ठीक है। उसके बाद आता है अब एक सब केस क्यों पैदा हुआ है, इसकी बात हम लोग इस केस का जब डिस्कस करते हैं तब बताया जाता है। अभी आप इतना जानिए क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अब अन कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में, तो इसमें क्या था, रिकॉग्नाइज राइट टू एजुकेशन, ठीक है, अप टू एज 14 एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। यानी कि इस केस के बाद हमें क्या मिलता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में बना, और ये आर्टिकल, इसमें नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ऐड किया गया। उसके बाद देखा जाए 8 नंबर चैमली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 में क्या था, इसका प्रिंसिपल क्या था, राइट टू शेल्टर इंक्लूड इन आर्टिकल 21, राइट टू शेल्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया। उसके बाद ज्ञान कौरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में, इसमें प्रिंसिपल क्या आया, वही बेसिकली कह सकते हैं इसमें राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। मतलब इसमें राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड, इसके मतलब ये नहीं होगा राइट टू डाई भी है। अब इसी के बाद देखा जाए केस आया
2011 में अरुणा संबाबोंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें एक अलाउ पैसिव यूथनेसिया यानी कि एक्सेप्शनल कुछ मतलब सरकम इंस्टेंस को छोड़ के आपके पैसे यूथनेसिया क्या किया गया यहाँ पे अलाउ किया गया। उसके बाद 11th है जस्टिस KS पुट्टास्वामी यानी कि रिटायर थे और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। तो इसमें क्या राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इसी के अंदर आता है, यानी कि ओवर रूल करता है ये किस मतलब कि MS शर्मा और करक सिंह का जो केस था 1954 और 1962 का। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। तो इसमें प्रिंसिपल लीगलाइज लिविंग विल पैसिव यूथनेसिया यानी कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो यहाँ पे समरी क्या है, बेसिकली आर्टिकल 21 स्टार्ट नैरोवली एक ही कह सकते हैं गोपालन से शुरू होता है, बट इवॉल्व इनटू ब्रॉडेस्ट फंडामेंटल राइट कवरिंग डिग्निटी प्राइवेसी इन्वायरमेंट और लिवलीहुड शेल्टर हेल्थ एजुकेशन एंड इवन डेथ विथ डिग्निटी तक जाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर था ओवर कह सकते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल 21 का एक तरह से यहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंस है कोर्ट में ये हमने समझाया। और भी इसमें बहुत सारे केस आते हैं, आप देखते हैं पर डे केस का एक तरह से जितने भी केस आते हैं आर्टिकल 21 से कहीं ना कहीं वो लिंक रहते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया अबाउट कह सकते हैं 45% केस जो होते हैं डायरेक्टली कह सकते हैं 21 आर्टिकल 21 से इंटरलिंक होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।